नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आपका कैंटीन स्मार्ट कार्ड का गलत इस्तेमाल हो सकता है, उसको आपको रोकना पड़ेगा। दोस्तों, हेडक्वार्टर दक्षिण भारत एरिया द्वारा ये एक लेटर जारी किया गया है जो अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस लेटर में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस के बारे में बताया गया है कि एक ही व्यक्ति के पास कई सारे स्मार्ट कार्ड मिले हैं जिनके जरिए वो सामान लेकर के बाहर बेचने का भी ऐसा बातें उस लेटर में लिखी हुई है। तो दोस्तों, आपको आपका स्मार्ट कार्ड किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। हाँ, आप एक फैमिली पेंशनर हैं, आप नहीं जा सकते, आप अपने बच्चों को, अपने डिपेंडेंट को दे रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन कई सारे जगह पर ऐसा, जैसे इस लेटर में लिखा हुआ है कि ऐसा पाया गया है कि कई सारे कार्ड्स एक ही व्यक्ति के पास पाए गए और उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया है। अब इस लेटर में जो कुछ रूलिंग बताए गए दोस्तों, कि जो कैंटीन स्मार्ट कार्ड जिसके नाम का है, बिल का पेमेंट करते टाइम जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है वो भी उन्हीं का नाम का होना जरूरी है। ऐसा रूल हेडक्वार्टर दक्षिण भारत एरिया ने लागू कर दिया है। तो इसमें हालांकि रियायत भी है। अगर कोई वृद्ध पेंशनर है, कुछ ऐसा कंडीशन वहां पर हो जाता है कि उनके पास वो कार्ड नहीं है उसी सेम नाम का, तो उनको रियायत दी जाएगी, लेकिन वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। तो आपको एक तो आपका स्मार्ट कार्ड किसी के भी हाथ में ना दें, और दूसरी जानकारी दोस्तों, कि आप अगर कैंटीन में जा रहे हैं तो आप अपना स्मार्ट कार्ड और साथ ही साथ आपके ही नाम का जो एटीएम या जो क्रेडिट कार्ड है उसको भी लेना ना भूलें। अब दोस्तों, चलिए अगली जानकारी की ओर मैं आगे बढ़ता हूं, जो कि एक फैमिली पेंशन से जुड़ी हुई जानकारी है। और इस जानकारी में माननीय एएफटी लखनऊ बेंच ने एक नजीर पेश कर देने वाला फैसला दिया है दोस्तों। आप सोचिए कि एक फौजी ड्यूटी पे कब होता है। एक फौजी क्या जब कोई पीटी कर रहा होता है, गेम में होता है, फायरिंग कर रहा होता है, क्या सिर्फ उसी समय में ड्यूटी पे होता है? जब वो यूनिट लाइंस में होता है, जब नहाने जाता है, जब अपना पर्सनल कोई काम करता है यूनिट लाइंस के अंदर, तो क्या वो ड्यूटी में नहीं होता है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब माननीय एएफटी लखनऊ बेंच ने आप अपने एक फैसले में दिया है दोस्तों, एक जजमेंट में दिया है। और कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पलरी जजमेंट है दोस्तों। अजीत कुमार राय, जिनकी मृत्यु हो जाती है जब वो बाथरूम में कुछ कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है। भारी बारिश और बिजली कड़क रही थी, तो उस समय उनका इलेक्ट्रिक की शॉक लग जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनकी माताजी बनारसी देवी जी को पेंशन दिया जाता है, ऑर्डिनरी रेट में फैमिली पेंशन। तो फिर उन्होंने अपील किया, फिर अपील के बाद उनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिला। अब देखिए, अगर बनारसी देवी जी चुपचाप रहती और कुछ नहीं करती, तो वो आज तक जो है वो फैमिली पेंशन ऑर्डिनरी रेट में लेती रहती। लेकिन उन्होंने अपील किया, अपील के बाद उनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिला दोस्तों। और अभी उन्होंने माननीय एएफटी लखनऊ बेंच में स्पेशल कंपेंसेशन जो एक्स ग्रेसिया मिलता है 10 लाख रुपए, उसके लिए भी गुहार लगाई। हालांकि उनकी इस गुहार को पहले रिजेक्ट कर दिया जा चुका था पीसीडीए या सरकार की तरफ से, लेकिन उन्होंने ये केस फाइल किया और इस केस में माननीय कोर्ट में कई सारी बातें जो है प्रूफ हो गई कि अगर ड्यूटी के दौरान, मान लीजिए आप यूनिट लाइंस के अंदर हैं, आप अगर बाथरूम में हैं, आप अगर कहीं चल फिर रहे हैं, फिर भी आप ड्यूटी पर हैं, ये बात माननीय कोर्ट ने माना है। माननीय कोर्ट ने बिल्कुल कोट किया है कि अगर आपके ऊपर डिसिप्लिन लागू है तो आप ऑन ड्यूटी हो, ये माना जाएगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको माननीय कोर्ट का जो ऑर्डर है वो दिखाता हूं, और उसमें माननीय कोर्ट ने क्या महत्वपूर्ण बातें कही है वो समझते हैं, उसको देख लेते हैं। अब दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का ये आदेश का कॉपी है जो 17 जुलाई 2023 का आदेश है। और ये केस था बनारसी देवी जी का, जो कि माता है सिपाही अजीत कुमार राय की। अब अजीत कुमार राय जी का जो मृत्यु है, जो शहादत है, वो हुई थी यूनिट लाइंस में। और यूनिट लाइंस में कैसे हुई थी? जब भारी बारिश हो रही थी, तो बिजली चमकने की वजह से जब वो बाथरूम में थे, तो वहां पर इलेक्ट्रोक्यूशन यानी कि उनको झटका लगता है बिजली का, और उनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। बाद में जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वगैरह होता है दोस्तों, तो उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो उनकी मृत्यु है उसको एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस पाया जाता है। लेकिन बावजूद उसके जो पेंशनर हैं, जो माताजी हैं, जो दिवंगत सिपाही की माताजी हैं, उनको ऑर्डिनरी रेट में फैमिली पेंशन दिया जाता है। अब इस ऑर्डिनरी रेट में जब फैमिली पेंशन दिया जाता है, तो उन्होंने अपील करके उनको स्पेशल रेट फैमिली पेंशन मिल जाता है। अब यहां पर जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हर क्लेम फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन वाज रिजेक्टेड, यानी कि उनका जो क्लेम था स्पेशल फैमिली पेंशन के लिए, वो पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। अगेंस्ट व्हिच एन अपील डेटेड 16 जुलाई 2014 वाज प्रीफर्ड टू अपीलेट कमिटी ऑन फर्स्ट अपील
which accept the contention of the applicant and decided that she was entitled for special family pension as the death of her son was regarded as attributable to military service. Finally, special family pension was sanctioned and PPO dated 30 मार्च 2016 was issued. यानी कि पहले उनको स्पेशल फैमिली पेंशन के लिए भी मना कर दिया गया था, उनको ऑर्डिनरी रेट में फैमिली पेंशन दिया गया था, लेकिन जब बाद में उन्होंने अपील किया, पहले एक बार रिजेक्ट हुआ, फिर फर्स्ट अपील जब उन्होंने डाला तब जा करके उनको स्पेशल फैमिली पेंशन ग्रांट किया गया। अब दोस्तों ये जो केस है ये स्पेशल फैमिली पेंशन को लेके नहीं है, क्योंकि स्पेशल फैमिली पेंशन उन्होंने ऑलरेडी लिया था, वो भी अपील के बाद। लेकिन ये जो केस है ये है उनको एक्स ग्रासिया लमसम कंपेंसेशन जो कि 10 लाख रुपए मिलता है उसके लिए। अब इस केस में माननीय कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो माननीय कोर्ट ने दोनों तरफ की जो है दलीलें सुनी और सरकारी पक्ष की भी बातें सुनी और एप्लीकेंट की भी बातें सुनी। आप जैसे देख पा रहे हैं, ये जो देख पा रहे हैं 10 लाख रुपए का कंपेंसेशन लेने के लिए उन्होंने ये केस किया था। अब माननीय कोर्ट ने जब दोनों तरफ की बातें सुनी तो माननीय कोर्ट ने यह कहा कि दो बिंदुओं पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। क्या जो जिनकी डेथ हुई है वो क्या मिलिट्री ड्यूटी की वजह से हुई है, जैसे ये पैराग्राफ नंबर ए में है, और दूसरी जो बात है क्या उनको लमसम कंपेंसेशन मिलना चाहिए। ये दो बातों पर माननीय कोर्ट में डिस्कशन होता है। अब डिस्कशन के बाद माननीय कोर्ट ने कई सारे बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, जो ड्यूटी जो सर्विस रूल में लिखे हुए हैं उसके बारे में भी यहां मेंशन किया। और दोस्तों यहां सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो माननीय कोर्ट ने उल्लेख किया वो ये वाला जो पैराग्राफ 12 नंबर का आप देख पा रहे हैं यहां तक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसमें माननीय कोर्ट ने ये बोला है, एज पर रूल 12 ऑफ द एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड 1982, इस रूल के मुताबिक a person subject to the disciplinary code of the armed forces is on duty. अब देखिए, son of the applicant was in unit line and he was subject to disciplinary code and at the time of incident when he met with an accident and died, hence he shall be deemed to be on bona fide duty। यानी कि यूनिट लाइन के अंदर था, वो बिल्कुल डिसिप्लिनरी जो कोड होता है फौज का उसके अंदर थे, आर्मी एक्ट आर्मी रूल के आधार पे थे वो। अगर उनके ऊपर कुछ भी अगर इनडिसिप्लिनरी हरकत होती थी तो उनके ऊपर वो कानून लागू होते थे, तो क्यों नहीं उनको ये वेलफेयर भी दिया जाए। यानी कि ये लाइन में क्लियरली ये मेंशन किया गया, अगर डिसिप्लिन के अंडर में है तो उसको ऑन ड्यूटी मानना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जहां पर उनको स्पेशल फैमिली पेंशन के लिए पहले मना कर दिया गया और ये जो लमसम कंपेंसेशन है उसके लिए भी जब मना कर दिया गया तो इसके लिए माननीय कोर्ट में जाना पड़ा पेंशनर को। और देखिए माननीय कोर्ट ने जो आदेश सुनाया, अब उस आदेश का जो फाइनल लाइन है वो आपको मैं समझाता हूं कि उसमें माननीय कोर्ट ने किस सख्ती के साथ ये बोला है कि उनको कंपेंसेशन देना चाहिए। अब ये जो आप देख पा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 19, जिसमें माननीय कोर्ट ने बोला, द ओरिजिनल एप्लीकेशन इज हियरबाय अलाउड, the impunged orders passed by the respondents rejected grant of ex gratia lump sum compensation are set aside. The applicant is hereby held entitled to ex gratia lump sum compensation as per rule on the subject। यानी कि जो पहले रिस्पोंडेंट ने जो सरकार की तरफ से उनको एक्स ग्रासिया ना देने के आदेश थे, उन सभी आदेशों को हम खारिज करते हैं और ये मानते हैं, ये हमने पाया है कि वो एक्स ग्रासिया लम्प सम कंपेंसेशन की हकदार हैं। Respondents are directed to ensure the payment of ex gratia lump sum compensation within a period of 4 months from the date of certified copy of this order is produced before the respondents, failing which they have to pay interest 9% on the amount for the date of एक्चुअल पेमेंट। यानी कि दोस्तों आप देखिए कि माननीय कोर्ट ने क्या बोला, उनको बोला कि वो हकदार हैं और उनको पूरा कंपेंसेशन आप दीजिए, और अगर 4 महीने के अंदर नहीं देते हैं तो 9% के हिसाब से उनको इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। ये माननीय कोर्ट का क्लियर आदेश है इस केस के ऊपर, जो कि एक नजीर पेश कर देने वाला एक एग्जाम्पलरी एक आदेश है दोस्तों, और 17 जुलाई 2023 का ये आदेश है। तो दोस्तों ऐसे अमूमन कई सारे हमारे पेंशनर्स होते हैं जो जानकारी ना होने की वजह से कई सारी सुविधाओं को नहीं ले पाते। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम सबको जानकारी होनी जरूरी है। अगर हम जानकारी रखेंगे तो हम अपना हक जो है, अपना जो एंटाइटल्ड चीजें हैं, जो फायदे हैं, वो ले सकते हैं। तो आपको जगाना मेरा काम है, आपको इस तरीके के एग्जाम्पल्स देना मेरा काम है। आगे आप भी अगर इसी तरीके के कंडीशन में, इसी तरीके की कोई नुकसान को झेल रहे हैं तो आपको भी आगे आकर आपकी खुद की लड़ाई लड़नी जरूरी है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी को लेके आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।